अफ्रीका की एक नदी में रहता है एक खूंखार शिकारी। वो जीव जो उन सबसे ज्यादा ताकतवर, तेज और खतरनाक है जिनका मैंने आज तक दुनिया भर की नदियों में सामना किया है। इसकी वजह से वो दुनिया की सारी नदियों का सबसे खतरनाक शिकारी बन गया है। किसी ने इस मछली को बीच से काट लिया है। मेरा नाम है जेरेमी वेड। मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं और एक मछुआरा भी। मैं अब उस शिकारी की तलाश में निकला हूं और उसे पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगाने जा रहा हूं। ये कहानी है अफ्रीका के बीच वाले इलाकों की। ये कहानी है उस शैतान शिकारी की जो असावधान लोगों को अपना शिकार बनाता है। उसकी शक्ति बेमिसाल है। वो दहशत का दूसरा नाम है। अफ्रीका में एक नदी के किनारे एक छोटी सी लड़की खेल रही थी। वो आज भी पानी में वैसे ही उतरी जैसे पहले सैकड़ों बार उतर चुकी थी। उसकी कमर पर चमकदार ढक्कनों से बनी एक बेल्ट बंधी थी। लेकिन आज उस बेचारी को अंदाजा भी नहीं था कि आज उस जगह पर एक खतरा मंडरा रहा है। वहां एक खतरनाक जीव घूम रहा है जो आदिम जमाने के किसी जीव जैसा नजर आता है। उसके हड्डी तोड़ने वाले जबड़े किसी लकड़बग्घे के जबड़े जैसे मजबूत हैं। वो किसी मगरमच्छ जितना मायावी है और एक ग्रेट व्हाइट शार्क जितना खतरनाक। वो जीव दुनिया की कुछ बेहद खतरनाक नदियों की बेहद खतरनाक जगहों पर ही पाया जाता है। बाहर के बहुत कम लोगों ने उसके बारे में सुना है और यहाँ रहने वालों में भी कम ही लोगों ने उसे देखा है। मैं अभी मध्य अफ्रीका में कॉन्गो नदी की ओर जा रहा हूँ। मैं वहां उस मायावी जीव को पकड़कर ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या वो वाकई पानी के नीचे का सबसे खतरनाक शिकारी कहलाने लायक है। जब कोई मछुआरा किसी नई जगह पर मछली पकड़ने जाता है तो वो सबसे पहले नदी का जायजा लेता है। लेकिन दुनिया में आपको बहुत कम जगह ऐसी मिलेंगी जहां आपको ऐसा दृश्य दिखाई दे। ये नदी बहाव और लंबाई के लिहाज से अमेज़न के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ये अफ्रीका के आधे अमेरिका जितने बड़े हिस्से में बहती है। जी हां, यही है कॉन्गो नदी। यहां तक पहुंचने से पहले इसने करीब 5000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। 2 बार इक्वेटर को पार करती है और अपनी सबसे बड़ी चौड़ाई 15 किलोमीटर से यहां आकर करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है। यहां ये युद्ध से जूझ रहे 2 देशों की राजधानियों किनशासा और ब्राज़ाविल को अलग करती है। यहां से ये करीब 1000 फुट नीचे गिरती है और फिर बहुत तेज बहाव के साथ करीब 500 किलोमीटर दूर जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। जहां भी नदी होती है वहां इंसान मछली पकड़ने से कहां चूकते हैं। मैं यहां वेटर से मिला जो उन मछुआरों में से एक हैं जो इतने उफनते पानी में भी मछली पकड़ने का जिगर रखते हैं। कितनी छोटी सी मछली है। ये बहुत ही नाजुक कांटा है। अरे वाह, मजा आ गया। मैंने 2 मछलियां पकड़ ली हैं। वो ये देखिए, ये पतले बांस से बना कांटा है, इसलिए हम इसमें मछली फंसने पर उसे महसूस ही कर सकते हैं और फिर डिंग 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 ऐसे होते ही कांटा खींच लो। मुझे 2 मछलियां मिल गई। मैंने कॉन्गो में पहली बार मछली पकड़ी है। ककी ककी, इस मछली का नाम ककी है। पहली मछली पकड़ने पर वाकई बहुत खुशी होती है। यकीन तो नहीं होता, लेकिन मछलियों की कई प्रजातियां नदी के इतने तेज बहाव में भी रह लेती हैं।
आप जो देख रहे हैं उसी कांटे से यहाँ के लोग मछलियां पकड़ते हैं। मैं इसके मुकाबले अपना महंगा कांटा इस्तेमाल करते हुए जरा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस मछली की तलाश में हूं उसे शायद बांस के कांटे और पतली डोरियों से पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं जिस मछली की तलाश में हूं वो एक खतरनाक शिकारी है। ठीक है, ये रहा हुक। मैं जिस मछली की तलाश में हूं वो न सिर्फ इन मछलियों को खा जाती है बल्कि मगर का मांस भी नोच सकती है। वो मछली है गुलायत टाइगर फिश। वो सिर्फ यहीं की सबसे खतरनाक मछली नहीं है बल्कि वो दुनिया की तमाम नदियों की सबसे खूंखार शिकारी है। गुलायत टाइगर फिश करीब 2 मीटर तक लंबी हो सकती है और 50 किलो तक भारी भी। उनके जबड़े में बेहद तेज इंटरलॉकिंग दांत होते हैं। उनका शरीर सुडौल होता है और उनकी पूंछ इतनी लंबी होती है कि वो शिकार पकड़ने के लिए बहुत तेजी से तैर सकती हैं। शिकार करते वक्त वो काफी खतरनाक हो जाती हैं। मछुआरों ने मुझसे कहा कि मुझे एक ऐसे शख्स से मिलना चाहिए जिसका मछली पकड़ने का तरीका बड़ा अनोखा है। ये हैं फिलिप टेंटर। ये इस तेज धार नदी में भी जाल से मछली पकड़ते हैं। ये उस गुलायत टाइगर फिश का शल्क है जो इन्होंने यहाँ परसों पकड़ी थी। 30 kilo? 30 kilo. Ici? 35 किलो की वो टाइगर मछली काफी बड़ी मछली थी। उसके दांत भी कम खतरनाक नहीं थे, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी मछलियां हैं। अब इससे ज्यादा खतरनाक माहौल कहाँ मिलेगा। ये अब अपने जाल देखने जा रहे हैं। इन्होंने उसकी रस्सियां इन चट्टानों पर बांध रखी हैं और वहां पर इनके जाल हैं। ये तो जाहिर है कि इतनी खतरनाक नदी में जाल से मछली पकड़ना आसान नहीं है। असल में इनका जाल फंस गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये अब क्या करने वाले हैं। मुझे इस बात का तो अंदाजा भी नहीं था। इतनी तेज धारा में कूदना खुदकुशी करने जैसा ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ऐसा रोज करते हैं। अब अगर लोग मुझे खतरनाक मछुआरा कहते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे। उन्हें मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये रोजी रोटी कमाने का सबसे खतरनाक तरीका है। इस विशाल वॉशिंग मशीन में जिस तरह से पानी उफन रहा है उसमें कूदना या जाल से मछली पकड़ना बहुत हौसले का काम है, लेकिन इन्हें शायद इसकी आदत पड़ गई है। इतनी कोशिश के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो अब हम एक दूसरा जाल डालने जा रहे हैं। ये काम वाकई हैरान करने वाला है और सच कहता हूं ये मेरे बूते की तो बात नहीं। इस तरह से मछली पकड़ना मुझे तो पागलपन लगता है, लेकिन ये वो देश है जहां के लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलिप ने मुझे उस शख्स के बारे में बताया जिसके पिता को एक गुलायत टाइगर फिश ने मार डाला था। मैं अब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ाविल के एक उपनगर की ओर जा रहा हूँ जहां मैं जॉन पियर मोम्बेली से मिलने वाला हूँ। इनके पिता पर हमला हुआ था। वो हमला बहुत ही भयानक था। मैं अभी अफ्रीका में कॉन्गो नदी के पास हूँ। यहाँ मैं एक मछुआरे जॉन पियर मोम्बेली की कहानी सुनने आया हूँ। इन्होंने मुझे एक बेहद डरावना सबूत भी दिखाया। ये उस विशाल गुलायत टाइगर फिश का शल्क था जिसने इनके पिता पर हमला किया था।
इनकी बातों से तो लगता है कि वो टाइगर फिश के माहिर शिकारी थे। risque ufauza opposition lubutu asima azoluka pilo वो अकेले ही मछली पकड़ रहे थे। batala boba beni beni bi masuko एक दिन वो घर वापस नहीं आए और eri akangi ye risque ufauza opposition वो पानी के बाहर भी कूद जाती हैं। वो बेहद फुर्तीली होती हैं और उनके दांत भी बहुत तेज होते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी नाव मिली तो उसमें कोई इंसान नहीं था, उसमें सिर्फ एक मछली थी। उस मछली के मुंह में हुक फंसा हुआ था और नाव से कुछ ही दूरी पर उनकी लाश भी पड़ी थी। और ये बता रहे हैं कि उस मछली को देखकर ही डर लग रहा था। wa écarté इनके पिता के गले पर कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था कि इनके पिता नाव में खड़े थे और फिर अचानक ही वो मछली पानी से बाहर आई और उसने उनके गले पर हमला कर दिया। मोम्बेली की कहानी से कई सवाल तो उठते हैं, लेकिन ये दूसरा वाकया था जब एक गुलायत ने किसी इंसान की जान ली थी। उसे पकड़ने के लिए मुझे जाना होगा नदी के उस ऊपरी हिस्से में जहां आबादी कम है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि क्या वो मछली वाकई इस लायक है कि उसे हत्यारिन कहा जा सके। मछली पकड़ने से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है और मैं उसी तैयारी के लिए अभी उत्तर की ओर जा रहा हूं। उस मछली को पकड़ने से पहले मुझे यहां रहने वाले लोगों से बात करनी होगी और उनसे उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। मैं अभी जहां जा रहा हूं वहां के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते और राजधानी के बाहर आने के बाद फ्रेंच बोलने वाले लोग भी कम ही मिलेंगे, इसलिए मैं लिंगाला भाषा की जानकारी सुधार रहा हूं। ये कोंगो नदी के आसपास रहने वाले लोगों की भाषा है, ये यहाँ के व्यापार की भाषा है और स्थानीय लोगों की भी। गुलायत टाइगर फिश नदी की सबसे खतरनाक शिकारी है। मैंने शायद वैसी मछली का सामना कभी नहीं किया। मैंने आज तक जितनी मछलियां पकड़ी हैं उनकी सारी खूबियां शायद इस एक मछली में हैं। जहां पिराना की तरह ये खून की प्यासी है, वहीं इसके दांत पिराइवा से ज्यादा खतरनाक हैं। ये वेल्स कैटफिश से ज्यादा शातिर है तो पिराइवा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। ये एरापाइमा से ज्यादा फुर्तीली है तो इसका हड्डियों से भरा सिर किसी एलिगेटर गार जैसा है। जाहिर है उसे पकड़ने के लिए मुझे अपना आज तक का पूरा तजुर्बा इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास कुछ बेहतरीन हुक हैं, मैं इनका ही इस्तेमाल करने वाला हूं। यह करीब 70 किलो तक वजन झेल सकता है। ब्राजील से करीब 150 किलोमीटर दूर है वो जगह जहां उस बच्ची पर हमला हुआ था जिसे गुलायत टाइगर फिश ने मार डाला था। लेकिन वो जगह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दूसरे किनारे पर है और मेरे पास डीआरसी जाने के कागजात नहीं हैं। इस देश में वैसे ही हंगामा मचा हुआ है, ऐसे में वहां जाना ठीक नहीं होगा। मैं यहीं रुककर कुछ मछुआरों से बात करने लगा। उन्होंने मुझे एक छोटी गुलायत टाइगर फिश दिखाई जो उन्होंने अभी अभी पकड़ी है। ये देखने में पिराना जैसी लग रही है, लेकिन ये अभी बहुत छोटी गुलायत टाइगर फिश है। ये किसी इंसान जितनी बड़ी हो सकती है। इससे मुझे यकीन हो गया है कि यहां मुझे मेरा शिकार मिल जाएगा। यहां पर एक पथरीला उभार है और नीचे काफी पत्थर भी हैं। इनसे जो लहरें टकराती हैं वो बीच में टकराकर वापस चली जाती हैं। यहां पर पानी की धारा काफी तेज है, इसलिए मैं अपनी नाव के पिछले हिस्से से उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा जहां मुझे धारा से मदद मिलेगी। यह जगह घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारियों का इलाका है। मैंने अपना चारा नाव से करीब 50 मीटर दूर डाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई जीव चारा निगलेगा ही। मछली फंसी, मछली फंसी। मछली फंसी, मछली फंसी। मेरा फेंका चारा उस कोने से मुड़ गया है। मुझे फ्लोट भी नहीं दिख रहा है। मुझे फ्लोट भी नहीं दिख रहा। मैं
मैं डोरी खींचने लगा, मैं डोरी समेटने लगा था, लेकिन अचानक ही कांटे पर झटका लगा। ये देखिए, ये टाइगर फिश है। इसे खींचते हैं, चिंग चिंग चिंग। लग रहा था कि उसके मुंह में चारा भरा हुआ है। वो हुक में फंसी है, लेकिन हुक ठीक से फंसा नहीं था। यहां से कुछ ही दूरी पर एक गांव है, मायपेली। मैंने वहीं पर अपना कैंप लगाया है। रात होने को है और अब मैं अपने हाथ से निकली मछली के बारे में विचार करूंगा। मैं सही जगह पर पहुंच तो गया था, लेकिन मैंने उस मछली को कम आंका था। उसने मेरे हुक को बड़ी बेरुखी से थूक दिया था। मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि आपको अपने कांटे में ज्यादा चारा लगाना चाहिए था, कम से कम 10 हुक, तब जाकर वो मछली को जकड़ सकते थे। वैसे ये बात तो सही है कि जितना ज्यादा चारा होगा, मछली फंसने की संभावना भी ज्यादा होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि उतना लोहा डालने के बाद कोई मछली आए ही नहीं। इसके अलावा अगर किसी मछली ने पकड़ भी लिया तो मेरी ताकत 9 अलग अलग जगहों पर बंट जाएगी, इसलिए ये काफी मुश्किल लगता है। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी मछली के साथ ऐसा करना ठीक भी नहीं होगा। मैंने बीच में एक अकेला मजबूत हुक लगाया है और एक हुक थोड़ा आगे लगाया है। अगर वही हुक टिक जाता है तो उससे ही इतना दबाव पड़ेगा कि वो उस मछली के मुंह में अंदर हड्डी में धंस जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये यहाँ की संस्कृति में एक खतरनाक शिकारी मछली के तौर पर बस गई है। कॉन्गो के लोग उसे म्बेंगा कहते हैं और वो यहाँ की लोक कथाओं, इंसानों की मौत और जादू टोने में रची बसी है। अगले दिन मैं ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ गया। मेरे पास कृत्रिम चारा भी है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोगों ने बताया कि वो शिकारी मछली जिंदा चारा ज्यादा पसंद करती है। 2000, ok. 2000, c'est ça. गलायत टाइगर फिश बहुत ही तेज शिकारी होती हैं। उनकी नजरें तो तेज होती ही हैं, वो पानी में होने वाले कंपन से भी शिकार को ढूंढ लेती हैं। लेकिन क्या म्बेंगा जानबूझकर इंसान को निशाना बनाती है, या फिर वो किसी और वजह से लोगों पर हमला करती है? मैंने इसे अपने कांटे के रैचेट के क्लिकर पर लगा दिया है, जिससे डोरी खींचती चली जाएगी। लेकिन गनीमत यह है कि यह अभी स्थिर है और यहां का पानी अभी बिल्कुल शांत लग रहा है। यहां पर बहाव ज्यादा तेज नहीं है। मैं नदी का ऐसा ही हिस्सा ढूंढ रहा था जहां पानी शांत हो। जहां पानी की धारा तेज नहीं होगी, वहीं वो शिकारी भी मिलेगी, क्योंकि वहां रुके रहने में उसे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। लगता है उसने छोड़ दिया है। हाँ, उसने छोड़ दिया है। अब ज्यादा जोर लगाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसने फ्लोट को भी नीचे खींच लिया है। वो मछली चारे को काट रही है। अरे नहीं, ये देखिए जरा, ये देखिए जनाब। ऐसा तो तब होता है जब हम शार्क पकड़ने जाते हैं, लेकिन ये नदी है। नीचे मौजूद किसी जीव ने इस मछली को बीच से काट लिया है। इसे देखने के बाद मेरे दिमाग में यह भी आने लगा है कि मैंने यहां उस मछली के हमले की कहानियां सुनी हैं, और अगर वो किसी इंसान के हाथ या पैर को काटती होगी तो उस बेचारे की भी यही हालत होती होगी। उस लड़की को ही ले लीजिए, उस मछली ने उसका धड़ ही काट लिया था।
अगले दिन सुबह मैं गांव के बुजुर्गों से मिलने गया। वो मुझे म्बेंगा गांव के लोगों पर किए हमलों के किस्से सुनाने वाले थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आप यहाँ रहते हैं और रोज नदी में मछली पकड़ने जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। qui viennent là, puis les pourchasses. Voilà pourquoi vous avez पानी में जाने वाली कोई भी चीज अगर हिलती है तो वो हलचल पैदा करती है। un nouveau bébé là. Parce que mais quand tu vois le bébé blanc là dans l'eau, अगर आप नदी में किसी छोटे बच्चे को डाल दें, prend et bouffe. ऐसा लगता है कि पानी में होने वाली छप छप की आवाज उन्हें आकर्षित करती है। लेकिन सिर्फ आवाज की वजह से वो म्बेंगा लड़की की ओर आकर्षित नहीं हुई थी जो नदी के दूसरे किनारे पर मारी गई थी। वो उसके हाथ या पैर पर भी हमला कर सकती थी। वो असल में चमकने वाली चीज पर हमला करती है, जैसे हाथ में पहनी घड़ी या ब्रेसलेट वगैरह। उस लड़की ने चमकदार ढक्कनों की एक बेल्ट बांध रखी थी और मछली ने उसकी कमर पर ही हमला किया था। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि वो बेल्ट कहां से आई थी, तब मुझे इस कहानी के दहला देने वाले सच का पता लगा। कॉन्गो नदी के किनारे पर एक जानलेवा हमला हुआ था। एक छोटी बच्ची को एक गोलायत टाइगर फिश ने मार डाला था क्योंकि लड़की ने चमकदार ढक्कनों की एक बेल्ट बांध रखी थी। Des petites protections. यहाँ पर सुरक्षा का एक पारंपरिक साधन भी है जिसे कलाईबंद या बाजूबंद कहते हैं। Les gros poissons là. वो लोगों को सिर्फ मांसाहारी मछलियों से ही नहीं बल्कि हिप्पोपोटामसों, मगरों और दूसरे खतरनाक जीवों से भी बचाता है। मुझे तो लगता है कि ये लोग इस नदी को अच्छी तरह से जानते हैं। ये नदी में मछली पकड़ने जाते हैं, अपने कपड़े धोने जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वहां पानी के नीचे क्या होगा। इसलिए इस तरह के सुरक्षा उपायों को यहाँ के लोग बेहद जरूरी मानते हैं। लड़की की मौत से जुड़ी विडंबना ये थी कि उसके माँ बाप ने उसकी जान बचाने के लिए जो बेल्ट दी थी, वही बेल्ट उस बच्ची के लिए जानलेवा बन गई। फ्रेड पिछले 2 हफ्तों से मेरी नाव चला रहे हैं। इन्होंने बताया कि इस इलाके में नदी की धारा की तरह अलौकिक विश्वास भी लोगों के दिमाग में गहरा बैठा हुआ है। हम साथ में कई कई घंटे तक नदी में बहुत दूर तक मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मछली तो जाने कहां गायब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वो यहां रहती ही नहीं है। मैंने जगह बदली, उपकरण और चारे बदले, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यहाँ के लोगों से पूछता रहा और वो मुझे उत्तर में और आगे जाने को कहते रहे। यहाँ बहुत कम बातों को एक हादसा माना जाता है। ये मानते हैं कि अगर किसी गोलायत टाइगर फिश ने किसी को काटा है तो इसका मतलब है कि मछली के अंदर कोई बुरी आत्मा समाई थी। मछली उस आत्मा के वश में ही ऐसा करती है। हो सकता है किसी ने उस इंसान को किसी वजह से शाप दिया हो। अगर आप किसी मछली को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हो तो ये सोच लीजिए कि हो सकता है कि वो मछली असली न हो सकता है कि वो मछली एक मिथकीय दानव हो। अब मुझे लगने लगा है कि वो सामूहिक सोच एक कपोल कल्पना है क्योंकि इस पानी में वो मौजूद नहीं लगती। लेकिन मैं जानता हूं कि ये बात सिर्फ मिथक नहीं हो सकती क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूं सबने उस मछली के हमले की एक अलग कहानी सुनाई है। Des personnes bouffées par un accident. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी किसी को गलती से गोलायत टाइगर फिश ने काटा है तो इन्होंने बताया कि हाँ, कभी किसी के हाथ पर तो कभी पैर पर, वो भी नदी में, और आगे की घटनाएं थीं। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए ये घटनाएं आम हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उस मछली ने काटा है। कई हफ्ते की मेहनत के बाद भी खाली हाथ रहने पर मेरा ध्यान भटकने लगा था। लेकिन मुझे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि अगर मेरा ध्यान भटका तो मेरे हाथ आया मौका जा भी सकता है। ये मछली असल में शल्क वाली है और अगर ये मेरे बहुत करीब आ जाती है तो मुझे इससे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और हर सावधानी बरतनी होगी। इस तरह से उस मछली को पकड़ना एक बिल्कुल अलग किस्म का काम बन गया है। मेरा दिल कह रहा है कि हो सकता है कि मेरे कांटे का फ्लोट पानी में गायब हो जाए और वो मेरी डोरी को खींचने लगे, लेकिन दिमाग कह रहा है कि शायद ऐसा ना हो।
कूदना मत, कूदना मत। मैंने चट्टानों पर डोरी लगा रखी है। ये तो बहुत छोटी है। हे! वो यही करती है, यही करती है। तीसरी बार भी खाली हाथ, तीसरी बार भी मछली नहीं मिली। इस बार तो मैं बहुत करीब पहुंच गया था, फिर भी वो हाथ से निकल गई। ये कोई दूसरी मछली है। अब तो मेरे भी दिमाग में आने लगा है कि अगर ज्यादा हुक डालूं तो शायद मेरे हाथ कुछ लग जाए। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे कामयाबी नहीं मिली है। कुछ भी पकड़ नहीं पाया हूं। फिर अचानक ही एक मछली मेरे कांटे में फंसी, लेकिन वो भी भाग निकली। अगर मैंने उसे सामान्य तरीके से पकड़ने की कोशिश की होती तो शायद पकड़ भी लेता, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे फिर से एक चारा डालना होगा, वो भी जल्दी ही। मगर अब मेरे पास चारा ही नहीं है। वो बहुत अच्छा चारा था। ये उस मछली की एक अनोखी खूबी है। वो वाकई यहाँ है, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। वो आपको नजर नहीं आती, इसलिए कोई भी यही सोचेगा कि वो यहाँ है ही नहीं। लेकिन तभी वो अचानक सामने आती हैं और इंसान के शरीर को नोच ले जाती हैं। अगर मुझे अभी तक एक भी मछली मिल गई होती तो मेरे सोचने का अंदाज बिल्कुल अलग होता, लेकिन मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ और मुझे 3 मौके भी मिले, पर अभी तक मेरे कांटे में कोई मछली नहीं फंसी। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि वो मेरी परीक्षा ले रही है और मैं उसमें नाकाम हो रहा हूँ। अब तो लगने लगा है कि इतनी दूर तक आने के बाद मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये बात मेरे लिए ठीक नहीं होगी। ऐसा लग रहा है कि वो मछली मुझे ताना मार रही है, मुझे ललकार रही है। तभी तो वो बार बार अपनी झलक दिखाती है और फिर गायब हो जाती है। मैं गांव की ओर लौट पड़ा, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि कामयाब होकर लौटने के लिए मुझे और मदद चाहिए। गांव के लोगों ने मुझे उस शख्स के बारे में बताया जो न सिर्फ खतरों से उनकी रक्षा करता है बल्कि उनकी किस्मत भी जगाता है। ये देखिए, यही वो घर है जहां पर गांव के वो ओझा रहते हैं। पहले उनके सहायक बाहर आए। जब हम खामोशी से बाहर खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे थे, तब मेरे मन में यही चल रहा था कि जिस शख्स को गांव वाले इतना शक्तिशाली मानते हैं, क्या वो मेरी किस्मत बदल देगा? मैं कई हफ्ते से एक गोलायत टाइगर फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे कोंगो के लोग म्बेंगा कहते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन वो मछली अभी तक हाथ नहीं आई है। इसलिए मैंने सोचा कि अब किस्मत की मदद ली जाए, और इसके लिए मैं गांव के ओझा के पास आया हूं। मध्य अफ्रीका के लोग ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। इनका ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है और इनकी शक्ति का राज है इनका आत्माओं को बुलाना। ये जंगल से मिलने वाली चीजों से दवाएं बनाते हैं।
prendre. Maintenant, pour prendre ça, pour protection, Ah, ok. qui va donner pour protection pour que... मालूम नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन थोड़े पैसे देकर शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। Na likolo wana, malamu. ये सिर्फ मछली पकड़ने में कामयाबी की दुआ ही नहीं कर रहे, बल्कि ये भी मांग रहे हैं कि हमें उस मछली से सुरक्षा मिले। वो मछली बहुत खतरनाक है। मैं तो बस एक जिंदा मछली पकड़कर देखना चाहता हूँ और फिर उसे छोड़ भी दूंगा, लेकिन ये काम काफी खतरनाक है। ये एक तरह का शगुन है, लेकिन अब तो शायद मुझे हर किस्म की मदद की सख्त जरूरत है। Ndenga soki समारोह खत्म हुआ तो गांव वाले उस आत्मा का शुक्रिया अदा करने लगे। मेरी समझ में अभी नहीं आया है कि ओझा ने जो भी किया है उससे क्या होने वाला है, लेकिन ये समझ रहा हूं कि फ्रेड बहुत खुश है। ये शायद वो जानते हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा। इसके बाद हम एक नए जोश के साथ चल पड़े। फ्रेड ने बताया कि ओझा असल में क्या कर रहा था। ओझा ने एक मर चुके मछुआरे की आत्मा को बुलाया था और उसने बताया कि अगर उस मछली को पकड़ना है तो हमें इस जगह पर आना होगा। कई बार मैं भी काफी अंधविश्वासी हो जाता हूं। कई बार हम ऐसे काम भी करते हैं जो हमें तकनीकी रूप से सही नहीं लगते और मछली पकड़ने से उनका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन जब उसके नतीजे काफी अच्छे निकल आते हैं तो लगता है कि पूर्वजों से प्रार्थना करना भी सही है। अगर ऐसा करने के बाद कामयाबी मिलती है या हम सही सलामत वापस आ जाते हैं तो बार बार वही करते हैं, क्योंकि हमारे मन में बैठ जाता है कि उसकी वजह से हम सही सलामत लौट पाए हैं। इस गांव के लोगों ने हमारी तरफ से आत्माओं से बात की और फिर हमें इस जगह पर आने को कहा। मुझे यहां आए 3 हफ्ते हो चुके हैं। मैं 3 बार कामयाब होते होते रह गया, लेकिन मुझे मेहनत का फल नहीं मिला। मछली है! फ्रेड, जाल लगाओ! ओके, मुझे ऊपर से ही दबाव डालना होगा क्योंकि यहां पर काफी पत्थर हैं और हो सकता है कि वो कूदने वाली है, कूदने वाली है। वो रहा फ्लोट। अब वो मछली भी दिखेगी, जल्दी वो मछली दिखेगी। हाँ, वो रही, काफी बड़ी मछली है, उसे देखो जरा। जाल 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 लगाओ। ध्यान से फ्रेड, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से फ्रेड। बहुत खूब, अब हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। जाल के अंदर लो, उसका सिर अंदर रखो। शाबाश शाबाश, देखना बहुत आराम से। चलो खींचो खींचो खींचो। पकड़ ली मछली, मछली पकड़ ली है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि वो जाल काटकर भागे नहीं।
आखिरकार मैंने एक गोलायत पकड़ ही ली। रुको देख लेता हूं कि इसके अंदर कुछ है या नहीं। इसे आज सुबह ही डाला था, ये मेरे तकिए के नीचे था। ये तो उन्होंने ही कहा था कि तकिए के नीचे रखना, और मैं इसे अपने साथ लाया हूं। अब मैं वो करने वाला हूं जो कोई भी मछुआरा इतनी बड़ी मछली पकड़ने के बाद नहीं करता। मैं इसे अच्छी तरह से देखने के बाद नदी में छोड़ने वाला हूं। इसका मुंह हिल रहा है, यानी मछली सांस ले रही है, अच्छी बात है। गलफड़े भी हिल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इस पानी में काफी हवा है, ये भी अच्छी बात है। हाँ, इसके दांत देखिए, ये तो किसी भी मछली को उधेड़ सकती है, कोई मगर भी इन दांतों से नहीं बच सकता। कहते तो ये भी हैं कि इसने इंसानों को नोच डाला है। ये देखिए, देख रहे हैं आप? उफ, ये तो वाकई नदी का दानव है। इस वक्त मेरे सामने जो मछली है वो एक अल्टीमेट पिराना है। इसके नुकीले दांत भी पिराना की तरह तिकोने हैं, नीचे ज्यादा नुकीले हैं और आपस में इंटरलॉक भी होते हैं। ये किसी कैंची की तरह इंटरलॉक हो रहे हैं। ये बड़ी आसानी से मांस के लोथड़े निकाल सकती है। लेकिन दो अंतर भी हैं। पहली बात, पिराना मछलियां झुंड में शिकार करती हैं, लेकिन ये अकेले। दूसरा अंतर आकार का है। लोग पिराना को बेहद खतरनाक मानते हैं, लेकिन वो अगर इन्हें देख लें तो मेरा ये दावा है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इस मछली के शरीर की बनावट में भी एक खास बात है। वो ये है कि इसके जबड़े में एक नहीं 2 हिंज हैं। एक तो ये रहा और दूसरा ये देखिए यहां पर है। इनकी मदद से ये अपना मुंह ज्यादा बड़ा खोल सकती है। ये इतना बड़ा मुंह खोल सकती है और फिर सामने आने वाली किसी भी चीज को दबोच सकती है। ये मछली किसी की भी जान ले सकती है। ये अभी तो बहुत शांत लग रही है, लेकिन एक बार ये पूरी तरह से जोश में आ जाए तो मेरे लिए खतरा बन सकती है। हालांकि मुझे इससे खतरा तो है, लेकिन मैं इसे इतनी जल्दी नहीं जाने देना चाहता। मैं अगर पानी में देर तक रहा तो ये मुझे काट भी सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेज धारा में जाने से पहले ये इस लायक तो हो जाए कि उसका सामना कर सके। लग रहा है कि इसे खींचते वक्त इसके सिर में चोट लगी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जाने से पहले ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि ये बिना किसी मदद के आराम से तैर सके। Azonga na mai. Oh, ti. Ah, Ti. oh yes. Mais yes. biso tulia ti. No, 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 Oh. no, 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 no. No, mange. No, 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 no. Muito grande, muito grande. हमारे बीच बहस छिड़ी है। फ्रेड चाहता है कि हम इसे गांव में ले जाएं ताकि सब इसे खा सकें। वैसे इनका कहना भी गलत तो नहीं है। Zambe asala ye puna balia. ये कह रहे हैं कि हमें ये मछली ईश्वर ने दी है। Asala kaye. इनका कहना है कि जिस इंसान ने मुझे वो ताबीज दिया था, जिसने मेरे लिए दुआ की थी, उसे भी मछली खाने का हक है। सिर्फ गांव के लोग ही नहीं खाएंगे, जिन लोगों ने हमारी मदद की है वो भी खाएंगे। इस तरह से उन लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा करने पर मुझे बहुत दुख होगा। मुझे तो तब खुशी होगी जब ये फिर से नदी में तैरेगी। अगर ये यहां से जाती है तो इन्हें दुख होगा। मैं इन्हें समझा रहा हूं कि मेरे लिए इसे देखना ज्यादा जरूरी था, इसे मारना नहीं। ये बहुत जरूरी है कि जिन जीवों से हमें डर लगता है उन्हें हम अच्छी तरह से समझें। ये एकदम गलत होगा कि हम उनकी बोटियां कर दें और उसके मुर्दा शरीर को देखें। मैं तो यही चाहता हूं कि ये जिंदा रहे और आजादी से तैरे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये अब जिंदा बच पाएगी, क्योंकि इसने जो संघर्ष किया था उससे इसे काफी चोट लगी है। इसका सिर भी पत्थरों से टकराया है। अगर ये मर जाती है तो मैं इसे इन्हें दे दूंगा ताकि इनकी दावत हो जाए। लेकिन अगर ये बच गई, अपने दम पर रहने लायक हो गई, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। देखते हैं इसका क्या अंजाम होता है। इसके सिर पर भी चोट के काफी निशान हैं, जो शायद मुझसे लड़ते वक्त पत्थरों से टकराने से बने हैं। हो सकता है इसकी मौत हो जाए, लेकिन जब तक इसकी आखिरी सांसें चलती रहेंगी मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। मैं मानता हूं कि मैंगा बहुत ही खतरनाक मछली है। इसे पकड़ने में मुझे जितनी परेशानी हुई उतनी परेशानी मुझे कभी नहीं हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खतरनाक हत्यारी है। इसने आज तक आवाज सुनकर या किसी चमकती चीज को देखकर ही हमला किया है।
और हो सकता है कि गोलायत टाइगर फिश उसे अपना खाना समझ रही हो, उसे दूसरी मछली समझकर कुदरती तौर पर हमला कर दिया हो। 1 घंटे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये अब नहीं बचने वाली, ये अब आखिरी सांसें ले रही है। नहीं, ये नहीं बचने वाली। अब तो अच्छा यही होगा कि इस मुर्दा मछली को बर्बाद करने की बजाय इन्हें दे दिया जाए। कॉन्गो के लोगों के लिए मेंगा सिर्फ एक मछली नहीं है, ये वो आत्मा है जो यहाँ की लोक कथाओं में समाई है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि यहाँ के कम ही लोगों ने इसे देखा होगा। मुझे एहसास हो गया है कि फ्रेड के लिए इस मछली का वापस जाना सिर्फ दावत गंवाने का मौका भर नहीं था। इस मछली को रहस्यों के साए से रोशनी में लाना भी कोई आसान काम नहीं था। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी कामयाबी मेरी मेहनत का फल है, लेकिन इस कामयाबी में यकीनन उस शक्ति का भी हाथ है जिसे मैं नहीं जानता, नहीं समझता। Non, non, les petits. Oh. ओके। ओह। किसी मछली की मौत पर बहुत दुख होता है, लेकिन ये देखकर खुशी हो रही है कि आज वो इतने लोगों की दावत का सामान बनेगी। इस गांव में करीब 200 लोग रहते हैं, उन सबको ये मछली मिलेगी। इनमें से बहुत से लोगों ने तो शायद इसे या इतनी बड़ी किसी और मछली को कभी देखा ही ना हो। उन्होंने इनके बारे में सुना तो है, लेकिन पहले कभी देखा नहीं है। इसलिए जब किसी मछली की मौत होती है तो ऐसे लोगों की खुशी देखकर थोड़ी राहत महसूस होती है। मैं इसका ये अंत तो नहीं चाहता था, लेकिन ये एक तरह से ठीक भी है।